कहानी की शुरुआत होती है एक शांत गांव के घर से, जहां भूविज्ञानी एबी अपनी बड़ी बहन बेथ के साथ रहती है। मां के गुजर जाने के बाद दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, लेकिन जिंदगी एक और बड़ा झटका देती है जब बेथ को ल्यूकेमिया के अंतिम चरण की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब कह देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, मगर एबी हार मानने वालों में से नहीं होती। उसे एक विदेशी क्लिनिक के बारे में पता चलता है, जहां गैर कानूनी और जोखिम भरे तरीके से इलाज किया जाता है। अपनी बहन को बचाने के लिए एबी ठान लेती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वह पैसे का इंतजाम जरूर करेगी। इसी मजबूरी में एबी एक खतरनाक काम स्वीकार करती है और पहुंचती है जॉर्जियन काकेसस, जो रूस की सीमा के करीब है। एक प्राइवेट मेटल माइनिंग कंपनी ने उसे यूरेनियम खोजने के लिए रखा होता है। एबी के पिता इस फैसले से नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एबी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन एबी के लिए अब केवल बहन की जिंदगी सबसे जरूरी होती है। वह एडवांस पैसे भी मांगती है, पर उसका बॉस कहता है कि जब तक कुछ मिल नहीं जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। एबी दिन रात मेहनत करती है अपने साथी सरगेई के साथ, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। कंपनी ने उन्हें सिर्फ तय क्षेत्र में ही खोज करने को कहा होता है, लेकिन एबी अपनी जिद पर अड़ जाती है और जंगल के अंदर यूरेनियम तलाशने निकल पड़ती है। सरगेई उसे चेतावनी देता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन एबी उसका बंदूक लेकर उसे कह देती है कि तुम चले जाओ, मैं अकेली ही जाऊंगी। कहानी आगे बढ़ती है जब एबी अकेली जंगल में यूरेनियम की तलाश कर रही होती है। अचानक उसे चारों तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो वह घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम हो जाता है जब उसे एक काला और अजीब सा पत्थर मिलता है। एबी उस पत्थर को लेकर हेडक्वार्टर लौटती है और कई तरह के टेस्ट करती है। उसे पता चलता है कि उस पत्थर का तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पाती कि यह असल में है क्या। उसकी ये खोज जैसे ही रोमांचक होने लगती है, तभी उसके पिता का फोन आता है। वह बताते हैं कि उन्होंने बेथ को क्लिनिक से वापस लाने का फैसला कर लिया है, ताकि वह आखिरी पल अपने परिवार के बीच गुजार सके। एबी इस बात से सहमत नहीं होती और कहती है कि वह खुद घर जाकर सब संभालेगी। तभी अचानक इमारत जोर से हिलने लगती है और बिजली की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। हलचल रुकने के बाद एबी तुरंत पैकिंग करती है और सरगेई से कहती है कि उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। एबी हेलीकॉप्टर में बैठकर घर की ओर रवाना होती है। रास्ते में वह पायलट्स से बात करती है, जो मजाक में कहते हैं कि वे बॉर्डर के करीब से उड़ेंगे, ताकि रूसियों को याद रहे कि यह घाटी उनकी है। कुछ घंटे उड़ने के बाद एबी अचानक चौंक जाती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर उसे बहुत सारे परिंदे नजर आते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वो परिंदे नहीं हैं, बल्कि एक काला रहस्यमयी साया है, जो बिजली जैसी आवाज करता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा है। पायलट घबराकर कहता है कि ये और करीब आ रहा है। अगले ही पल हेलीकॉप्टर जोर से हिलने लगता है और वो काला साया खिड़कियों के चारों ओर फैलकर गायब हो जाता है। लेकिन अब स्थिति और खतरनाक हो चुकी है। हेलीकॉप्टर के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। पायलट्स इमरजेंसी लैंडिंग करने का सोचते हैं, मगर अचानक इंजन भी बंद हो जाता है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरने लगता है। हवा पतली होने के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब हेलीकॉप्टर तेजी से गिर रहा होता है, एबी अपनी बहन बेथ के बारे में सोचते हुए आंखें बंद कर लेती है, ताकि क्रैश का डरावना मंजर न देखना पड़े। टक्कर के बाद वह बेहोश हो जाती है और सपने में अपने पिता से कहती है कि वे कोई जल्दबाजी वाला फैसला न लें, क्योंकि वह जल्द ही घर लौट आएगी। जब एबी होश में आती है तो खुद को खून से लथपथ मलबे के बीच पाती है। हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा जल रहा होता है और एक पायलट की मौत हो चुकी होती है। दूसरे पायलट को बचाने के लिए एबी उसके घाव पर पट्टी बांधती है और कहती है कि दबाव बनाए रखो। इसके बाद एबी बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। लौटने पर पायलट उसे इमरजेंसी रेडियो इस्तेमाल करने का तरीका बताता है, मगर कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर एबी नक्शा देखती है और अंदाजा लगाती है कि सबसे नजदीकी सड़क दक्षिण दिशा में करीब 60,000 किलोमीटर दूर है। वह हेलीकॉप्टर के डिब्बे तोड़कर बड़ी आग जलाने की कोशिश करती है, ताकि दूर से कोई देख ले, मगर अगली सुबह उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि दूसरा पायलट भी मर चुका होता है। ये देखकर एबी घबरा जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब वह इस वीरान जंगल में अकेली फंस चुकी होती है। रात को सोने की कोशिश करते हुए उसे अपनी बहन बेथ और उसकी बिगड़ती हालत के सपने आते हैं। वह चौंक कर उठती है और आग के पास जाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी आग बुझ चुकी होती है। हार न मानते हुए एबी हेलीकॉप्टर से जितना सामान मिल सकता है सब इकट्ठा करती है। खुद को तैयार करके वह कंपास की मदद से दक्षिण की सड़क ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर से दूर जाती है, अचानक उसे रेडियो की अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एबी तुरंत वापस दौड़ती है,
मगर हेलीकॉप्टर का रेडियो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तभी उसे समझ आता है कि आवाज दरअसल पायलट की बेल्ट पर लगे रेडियो से आ रही थी। लेकिन जब वह उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करती है तो बैटरी खत्म हो जाती है। अब एबी हेलीकॉप्टर का मैनुअल उठाकर यह सीखने लगती है कि सारे तार और चार्जर कहाँ मिल सकते हैं। जब एबी रेडियो को चार्जिंग पर लगाकर इंतजार करती है और बार बार उस रहस्यमयी काले पत्थर को देखती रहती है, थोड़ी देर बाद रेडियो फिर से काम करने लगता है और उसकी बात होती है एक अमेरिकी पायलट जॉन से, जिसका विमान भी इसी इलाके में क्रैश हुआ होता है। लेकिन उसकी टांगें मलबे में फंसी होती हैं और वह हिल भी नहीं सकता। साथ ही उसका एंटीना भी टूटा हुआ है। एबी समझ जाती है कि अगर वह एंटीना ठीक कर ले तो मदद के लिए कॉल कर सकती है। जब वह पूछती है कि जॉन कहाँ है तो वह बताता है कि उसे पास में एक झील दिख रही है। नक्शे पर झील देखकर एबी उसकी ओर निकल पड़ती है। जॉन बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये इलाका बेहद खतरनाक है और दुश्मनों के कब्जे में है, लेकिन एबी उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। चलते चलते जॉन उससे बातें करता है और एबी बताती है कि यह सब वह अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए कर रही है। एक पहाड़ी चढ़ते समय जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तब जॉन उसे याद दिलाता है कि कभी कभी लाख में एक चमत्कार भी हो जाता है। यही उम्मीद एबी को फिर से मजबूत कर देती है। उसे अपनी बहन बेथ की बातें भी याद आती हैं, जब उसने कहा था कि अब लड़ाई छोड़ दे और आगे बढ़े। लेकिन एबी कहती है कि कोई भी बेथ के लिए लड़ नहीं रहा और वह अपनी बहन के लिए कभी हार नहीं मानेगी। आखिरकार एबी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां से और ऊपर चढ़ना नामुमकिन होता है, इसलिए वह दूसरा रास्ता पकड़ती है। लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि पास में काले पत्थरों की एक रहस्यमयी जगह मौजूद है। दिशा बदलने के बाद एबी किसी तरह पहाड़ी पार करती है और जंगल में पहुंच जाती है, जहां वह रात गुजारने का फैसला करती है। वहीं वह टहनियों से छोटा सा शेल्टर बनाकर आग जलाती है, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है और उसकी आग बुझ जाती है। तभी एबी को अपने बैग में कुछ गर्म गर्म हिलता हुआ महसूस होता है। वह याद करती है उस काले पत्थर को। जैसे ही वह उसे नंगे हाथों से छूती है, उसका सतह अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। जॉन एबी से कहता है कि उसे अपने काम पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तभी एबी को एहसास होता है कि जॉन मिलिट्री में रहा है और अपने अनुभव से बात कर रहा है। अगली सुबह एबी अपनी यात्रा जारी रखती है और बर्फ से ढकी एक घाटी तक पहुंचती है। ठंडी हवाएं उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देती हैं। वह बार बार फिसल जाती है। थोड़ी देर बाद एक नदी मिलती है, जहां वह बैठकर आराम करती है और पानी की बोतल भर लेती है। लेकिन कुछ घंटे चलने के बाद उसे पता चलता है कि वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिर चुकी है। नक्शे में कोई और रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए उसे मजबूरन ऊपर चढ़ना पड़ता है। वह जितना हो सके पैदल चलती है, लेकिन आखिरकार उसे चढ़ाई करनी ही पड़ती है। पहली कोशिश में वह तुरंत गिर जाती है। जॉन उसे कहता है कि वापस लौट जाओ, तुम सबको नहीं बचा सकती। यह सुनकर एबी भड़क जाती है और कहती है कि सब लोग हमेशा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि उसे इस वक्त हिम्मत और हौसले की जरूरत है। आखिरकार जॉन कहता है कि यह तुम्हारा फैसला है और गुड लक कहकर चुप हो जाता है। एबी अपने दस्ताने उतारती है और फिर से चढ़ाई शुरू करती है। इस बार वह और मजबूती से पकड़ पाती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में उसका पांव टिकाने की जगह खत्म हो जाती है। जब वह जॉन को बताती है तो वह रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि यह अफसोस की बात है, क्योंकि तुम मेरी पसंदीदा लोगों में से एक थी, और फिर रेडियो काट देता है। हैरान एबी दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिलता। एबी एक औजार निकालकर चट्टान में गाड़ती है, लेकिन जैसे ही पैर रखती है औजार निकलकर नीचे गिर जाता है। वह गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है वह अजीब काला पत्थर। उसे यह भी याद आता है जब डॉक्टर ने कहा था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इस वक्त एक चमत्कार सच हो रहा होता है। एबी का हाथ हिलाते ही पत्थर अपना आकार बदलने लगता है। वह पत्थर पर धागा बांधती है और उसे पहाड़ की दीवार में गाड़ देती है। यह पत्थर उसे इतना मजबूत सहारा देता है कि एबी सुरक्षित तरीके से ऊपर चढ़ पाती है और आखिरकार पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह खड़ी होती है, पत्थर धागे के साथ खींचकर उसके पास वापस आ जाता है। एबी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही आसमान में एक रहस्यमयी काला साया देखती है, जो अजीब आवाज कर रहा होता है। दूरबीन से देखती है कि दूर एक मिलिट्री बेस की रोशनी दिखती है। उम्मीद में वह घास और टहनियां इकट्ठा करके आग जलाती है और पत्थरों से तीर का निशान बनाती है, ताकि किसी को उसकी दिशा पता चले। थोड़ी देर बाद जॉन रेडियो पर कहता है कि यह इलाका रूसियों के कब्जे में है और यदि उन्होंने संकेत देखा तो मदद नहीं बल्कि खतरा होगा। डर के कारण एबी फिसलकर गिर जाती है और पैर चोटिल हो जाता है। जॉन की डांट से परेशान होकर वह रेडियो बंद कर खुद घाव का इलाज करती है।
अचानक वह देखती है कि सैनिक इलाके में गश्त कर रहा है, तो तुरंत भागती है। सहारे के लिए डंडी इस्तेमाल करके वह जंगल पार कर एक पुराने खंडहर जैसी इमारत में पहुंचती है। वहां टूटे फूटे सामान और परिवारों की तस्वीरें दिखती हैं। वह आग जलाने का सामान खोजती है और ब्रेड खाकर पेट भरती है। फर्स्ट एड किट से हाथों पर पट्टी बांधती है और पेट में इंजेक्शन लगाती है। थककर जब लेटती है तो बेथ की तस्वीर देखकर उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बेथ चाहती थी कि आखिरी दिन घर पर गुजारे, लेकिन एबी ने उसे रोक रखा था। अगली सुबह एबी रेडियो की आवाज सुनकर जागती है। बाहर देखती है कि सैनिक करीब आ रहा है और वह घबरा जाती है। वह जल्दी से दरवाजा रोकती है और खिड़की के नीचे छिप जाती है। सैनिक झांकता है, लेकिन उसे एबी दिखाई नहीं देती और वह आगे बढ़ जाता है। जब सैनिक दूसरे दरवाजे चेक कर रहा होता है, एबी छड़ी की मदद से अपने बैग तक पहुंचती है और बंदूक निकालती है, लेकिन मैगजीन गिर जाता है। आवाज से सैनिक ध्यान दे देता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर सैनिक उसे पकड़ लेता है और हथियार ताने हुए रूसी में कुछ कहता है। एबी डरकर फायर कर देती है। गोली पहले उसके हथियार को और फिर पैर को लगती है, जिससे वह गिर जाता है। एबी उसका हथियार और बैग ले लेती है। बैग खोलने पर उसे वही काला पत्थर मिलता है जैसा उसका है। तभी सैनिक के रेडियो से जॉन की आवाज आती है, तुम मेरी पसंदीदा में से एक थी। सैनिक खुद को इवान बताता है। एबी समझ जाती है कि दोनों के साथ छल किया गया है। जॉन की आवाज पूछती है, क्या तुम बेथ को फिर से नहीं देखना चाहोगी? और फिर कॉल कट जाती है। एबी सैनिक से माफी मांगती है और उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। उसे सोफे पर आराम करने के लिए रख देती है। फिर वह कहती है कि वह रेडियो की आवाज ढूंढेगी और सैनिक से कहेगी कि अपने कमांडर को बताए कि अगर उसे देख लें तो गोली न चलाएं। लेकिन एबी को यकीन नहीं है कि सैनिक उसे पूरी तरह समझ रहा है या नहीं। अब एबी और सैनिक दोनों जंगल पार करने निकलते हैं, लेकिन पैरों की चोट की वजह से बार बार गिरते पड़ते चलते हैं। आराम करते समय एबी पत्थर निकालती है और तभी आसमान से वही अजीब आवाज आती है। उसे समझ आता है कि यही पत्थर उस काले साए को खींचता है जिसने हेलीकॉप्टर गिराया और रेडियो सिग्नल भी बिगाड़े। गुस्से में वह पत्थर फेंक देती है और चिल्ला उठती है। दोनों बर्फ से ढकी घाटी में पहुंचते हैं और समझते हैं कि वे असल में जमे हुए झील पर चल रहे हैं। एबी सैनिक से दूरी बनाए रखती है ताकि बर्फ न टूटे। तभी फिर वही खड़खड़ाहट सुनाई देती है और वह देखती है कि सैनिक अचानक गायब हो गया है। खोजते हुए खुद एबी के पैरों के नीचे बर्फ टूट जाती है और वह झील में गिर जाती है। बड़ी मशक्कत से वह बाहर निकलती है, लेकिन ठंडी हवा और तूफान से कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। एबी लगातार चलती रहती है और आखिरकार जंगल का किनारा पाकर रुकती है। वहां उसे सैनिक का छोड़ा हुआ सिगरेट मिलता है। थकी हारी और भीग चुकी एबी कपड़े उतारकर स्लीपिंग बैग में घुस जाती है ताकि गर्म रह सके। तभी रेडियो से फिर जॉन की आवाज आती है। एबी गुस्से में रेडियो फेंक देती है, लेकिन आवाज फिर भी सुनाई देती रहती है। जॉन बताता है कि उसका विमान भी ऐसे ही गिरा था और उसने अपने दल को धीरे धीरे मरते देखा। एबी नींद में डूब जाती है और सपनों में अपनी बहन बेथ के साथ गुजरे खुशनुमा पल देखती है। अगली सुबह एबी को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो भागकर जंगल में जाती है ताकि कोई उसे देख ले, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे देख ही नहीं पाता और उड़कर चला जाता है। ठंड से कमजोर होती एबी घुटनों पर गिर जाती है और बेथ की आवाज सुनती है जो उसे घर आने को कहती है। फिर अचानक वो बेहोश होकर एक गुफा में गिर पड़ती है। वहां उसे पानी में तैरता हुआ जॉन का सड़ा हुआ शव मिलता है जो काले पत्थरों से ढका हुआ होता है। उसी पानी के नीचे से काली रहस्यमयी ताकत उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है। होश आने पर एबी देखती है कि उसके चारों ओर काले पत्थर हवा में तैर रहे हैं। तभी उसी रहस्यमयी ताकत की आवाज जॉन की तरह बोलने लगती है। वो एबी को बधाई देती है कि उसने यहां तक पहुंचकर खुद को साबित किया। एबी उस पर आरोप लगाती है कि वही सब हादसों की वजह है, लेकिन आवाज कहती है कि यहां तक लाने वाले सारे फैसले खुद एबी ने लिए। धीरे धीरे काले पत्थरों से आधा इंसानी शरीर बनने लगता है और आवाज बताती है कि जॉन ने 65 साल पहले मौत से बचने के लिए खुद को इस ताकत का हिस्सा बना लिया था। अब वही मौका एबी को भी दिया जा रहा है, लेकिन एबी साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे बस अपने घर जाना है। तभी ताकत जवाब देती है, तुम पहले से ही घर पर हो, और उसके सामने बेथ का घर दिखाई देने लगता है। एक अदृश्य ताकत उसे जबरदस्ती अंदर खींच लेती है। अंदर हर जगह काले पत्थरों के ढेर होते हैं और आवाज उसे कहती है कि वो मौत से डरती है और इसे हराने के लिए बेताब है। अगर वो खुद को सौंप दे तो हमेशा के लिए बच सकती है। डरी हुई एबी कमरे से कमरे भागकर इस आवाज से बचने की कोशिश करती है। तभी बाहर जाकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने बेथ खड़ी होती है। एबी बाहर निकलती है और बेथ उसका हाथ थाम लेती है।
अचानक एबी खुद को अपनी बहन के घर में पाती है, जहां बेथ बिल्कुल स्वस्थ दिख रही होती है। एबी उसे गले लगाकर रो पड़ती है, लेकिन तभी उसे अस्पताल का मंजर दिखता है और समझ जाती है कि यह सब उस रहस्यमयी ताकत का भ्रम है। एबी मान लेती है कि उसे अब अपनी बहन को जाने देना होगा। वो बेथ से माफी मांगती है और आखिरी अलविदा कहती है। घर से निकलते वक्त आवाज उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि यही तो उसकी चाहत थी, लेकिन एबी साफ कहती है, बिना मौत के जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। और वो बाहर निकलकर बर्फीले तूफान में मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो स्लीपिंग बैग में होती है। वो जल्दी से फ्लेयर जलाती है और हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए लौट आता है। 2 दिन बाद एबी अस्पताल में होश में आती है और धीरे धीरे ठीक होती है। बाद में वो सेर्गेई और उसकी दादी के साथ रहती है, लेकिन जल्द ही घर लौटना चाहती है। एयरपोर्ट से लौटकर वो अपने पिता संगबेत से मिलने जाती है। अब बेथ बहुत कमजोर हो चुकी होती है और नर्स उसकी देखभाल कर रही होती है। एबी और उसका पिता बेथ के पास बैठकर उसका आखिरी समय उसके साथ गुजारते हैं और आंसुओं के साथ उसे हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।